There's been a significant drop in international enrollment. International enrollment is down 62% as they struggle with plummeting enrollments from international students. तो आज के टाइम पे कनाडा के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब दे आर ऑलमोस्ट गोइंग ब्रोक, मिलियन डॉलर्स का डेफिसिट हो गया है, जिसकी वजह से इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो स्टाफ है उनको मेजर स्केल पे ले ऑफ किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ये जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज थे ना, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और पिछले एक साल में तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स का आना कनाडा में बहुत ज़्यादा कम हो गया। International enrollment is down 62% this spring compared to last year. And while domestic enrollment is up, it won't make up for the loss in revenue and likely won't bring back laid off employees. Universities and colleges across the province are sounding the alarm as they deal with declining international student enrollment. तो बेसिकली यार 2022 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने यहाँ कनाडा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली $37.3 बिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट की थी और $30.9 बिलियन का डायरेक्ट जीडीपी बूस्ट दिया था। तो ये जो स्टूडेंट्स $40,000 $40,000 फीस डिपॉजिट करते हैं ना, इसी पैसे से अप्रॉक्सीमेटली 361,000 जॉब्स को सपोर्ट किया गया था कनाडा के अंदर। और ये सारी जो जॉब्स हैं ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या फिर उनके आसपास जो बिजनेसेस होते हैं ना उनसे रिलेटेड थी। और 2024 के नंबर्स को अगर 2025 से कंपेयर करें तो जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। जो स्टडी परमिट होल्डर्स का नंबर है ना वो 1 मिलियन से ड्रॉप होकर अप्रॉक्सीमेटली 785,000 तक पहुंच गया है, विच इज अ ड्रॉप ऑफ ओवरऑल 23%। और जो न्यू स्टूडेंट अराइवल्स हैं वो ऑलमोस्ट 69% गिर गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इंडिया से जितने भी स्टूडेंट वीजाज अप्लाई किए गए उसमें से 80% स्टूडेंट वीजाज को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इन नंबर्स को देख के बहुत सारे लोग काफी खुश हो रहे हैं, पर्टिकुलरली कनेडियंस, या फिर अगर बहुत ही स्पेसिफिकली बोलूं तो जो एंटी इमिग्रेंट लोग हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई 69% का ड्रॉप है या फिर 80% वीजाज को इंडिया से रिजेक्ट कर दिया गया है। इन नंबर्स को और ज्यादा बढ़ाओ। सोशल मीडिया पे अगर आप पोस्ट या कमेंट्स या रील्स वगैरह देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक देखने का तरीका है, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव या फिर मेरा ओपिनियन ये कहता है कि भाई कनाडा की जो इकोनॉमी है ना उसके अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। स्टूडेंट्स के आने की वजह से बहुत सारे जो लोकल बिजनेसेस हैं वो रन करते हैं, साथ के साथ डायरेक्टली वो $40,000 फीस डिपॉजिट करते हैं। तो अगर कनाडा की इकोनॉमी एक गाड़ी है जिसके 4 पहिए हैं तो एक पहिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। अगर वो हट जाएंगे तो गाड़ी प्रॉबेबली कोलैप्स कर जाएगी या फिर भैया एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। अब सबसे पहले तो इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की हालत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि भाई जैसे ही इन स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कनाडा के अंदर आना कम हुआ, या फिर इन जनरल बोले तो भाई इंडियन पैसा जैसे ही कनाडा के अंदर आना कम हुआ, तो इन कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की क्या हालत हो गई। तो सबसे पहले सबके फेवरेट और सबसे पॉपुलर कॉनेस्टोवा कॉलेज की बात करें तो उसके अंदर $100+ मिलियन का रेवेन्यू हिट लिया बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, 140+ टीचिंग जॉब्स और 190+ सपोर्ट स्टाफ की जॉब्स चली गई हैं। 82+ प्रोग्राम्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसी नौबत आ गई थी कि कॉस्ट कटिंग के लिए इन्होंने एयर कंडीशनिंग कॉलेजेस के कैंपसेस पे बंद कर दी थी। और यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर विच इज अगेन वेरी पॉपुलर अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसके क्या हाल है, ऑलमोस्ट $30 मिलियन का डेफिसिट है, 56 जॉब्स को कट कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं है, यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं ना वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत सारी जॉब्स को कट करना पड़ा, लोगों को ले ऑफ करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं तो उन बिजनेसेस को सपोर्ट कौन करेगा? अगर बिजनेसेस ढंग से रन नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं आएगा, तो जॉब्स को कट करना पड़ेगा। तो ये हाल है विंडसर के अंदर। वो कॉलेज जिसके अंदर मैंने पढ़ाई की थी, कॉन्फेडरेशन कॉलेज, जो कि थंडर बे के अंदर है, एक बहुत ही छोटी सिटी के अंदर। ये बताना चाहूंगा कि जब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने कनाडा के अंदर आना शुरू किया ना, ये तो छोटी छोटी सिटीज हैं जैसे कि थंडर बे, सार्निया, विंडसर या फिर दूसरी प्रोविंसेस में ले लो, ये बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन ये सारी सिटीज अब स्ट्रगल कर रही हैं क्योंकि अब स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। अगर मैं थंडर बे की बात करूं, पर्टिकुलरली पहले कॉन्फेडरेशन अगर कॉलेज की बात करूं तो उसके अंदर जो एनरोलमेंट है वो 20% से ड्रॉप हो गया है, जिसकी वजह से जो डेफिसिट है, जो लॉस है, वो ऑलमोस्ट $6.5 मिलियन का है। और 11 प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया, एकदम परमानेंटली क्लोज कर दिया गया क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। मेरे को अच्छे से याद है, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई थी जो थंडर बे सिटी के अंदर पिछले 50 सालों से रह रहे थे, काफी एजेड थे, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। उन्होंने बताया कि भाई 2017 से पहले ये जो थंडर बे सिटी है ना, ये ऑलमोस्ट डेड सिटी थी, इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं थी। जो
बिजनेसेस थे आई चलाई थी, फाइनेंशियली ग्रो ढंग से नहीं कर रहे थे। लेकिन 2017 के बाद इस सिटी के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने आना शुरू किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, जिसकी वजह से इस सिटी के अंदर जो बिजनेसेस हैं उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन अब स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, इसकी वजह से जो ग्रोथ है ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और लॉयलिस्ट कॉलेज की बात करें तो भाई साहब इस कॉलेज ने इस साल अप्रॉक्सीमेटली $40 मिलियन का रिडक्शन देखा है इन इंटरनेशनल स्टूडेंट रेवेन्यू, और अगले साल $8 मिलियन का और रिडक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और हर एक कॉलेज का कच्चा चिट्ठा कि भी क्या हिसाब किताब है, क्या ले ऑफ, क्या हायरिंग, कितना लॉस है, वो इस पेज पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और ओवरऑल ओंटारियो के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, ले ऑफ कर दिया गया है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और 600 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया। इनफैक्ट इन कॉलेजेस के अंदर जो स्टाफ थे, एकेडमिक स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या फिर सपोर्ट स्टाफ, वो मॉर्गेज पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ग्रोसरीज नहीं आ रही उनके घर पे, अपने बच्चों को जो सपोर्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आना कम हो गया है, क्योंकि उन लोगों को ले ऑफ कर दिया गया। ले ऑफ क्यों किया? उनकी जो सैलरीज थी वो कहाँ से आती थी? जो स्टूडेंट्स $40,000 फीस डिपॉजिट करते थे, जो डोमेस्टिक स्टूडेंट से कंपेयर किया जाए तो 4-5 गुना फीस डिपॉजिट करते थे। अब उसका रीज़न है सही है गलत है वो अलग टॉपिक है डिस्कशन का, लेकिन फैक्ट ये है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फीस डिपॉजिट करते थे, मिलियन डॉलर्स एक एक कॉलेज में आते थे जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से बहुत सारे कनेडियन लोगों का घर चलता था। और वही उल्टा स्टूडेंट्स को कोसते थे कि भैया इन स्टूडेंट्स की वजह से कनाडा के अंदर हाउसिंग क्राइसिस आ रही है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। अब वो भुगत रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स का आना कम हो गया है, इसकी वजह से वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं कि भैया मॉर्गेज कैसे पे करेंगे, ग्रोसरीज वगैरह कैसे लेके आएंगे, अपने आप को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से बेसिक सर्वाइवल करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है जस्ट बिकॉज दूसरे देशों से पैसा आना बिल्कुल कम हो गया है, पर्टिकुलरली इंडिया से पैसा आना कम हो गया है। उसके बाद जब भी कोई स्टूडेंट कनाडा में आता है तो सबसे पहले अपने लिए एक रूम या फिर कोई घर वगैरह रेंट पे लेता है, तो यहाँ की इकोनॉमी को एक इनडायरेक्ट पुश देता है। साथ के साथ यहाँ का जो ट्रांजिट सिस्टम है उसको रेगुलर बेसिस पे ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 2 years यूज़ करता है या फिर उसके बाद भी यूज़ करता है, तो उसको भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। साथ के साथ जो लोकल बिजनेसेस हैं, जैसे कि GTA रीजन के अंदर ऑटोमोटिव मार्केट होगी, गाड़ियों का सेल परचेज, भाई साहब स्टूडेंट की वजह से इतना ज़्यादा वो चल रहा है। अगर स्टूडेंट्स का आना वहाँ पे बंद हो गया तो भाई क्या बाई जी, क्या तेई जी, क्या बैड बॉयज़, सबका बुरा हाल हो जाएगा, जो इनफैक्ट एक्चुअल में आज के टाइम पे हो रहा है। उसके अलावा जो लोकल फूड जॉइंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स का आना कम, इसका मतलब जो बिजनेसेस हैं उनका चलना और ज़्यादा कम। इनफैक्ट आप देख ही रहे हो कि जब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कनाडा के अंदर आना कम हुआ है तो जो रेंटल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो लैंडलॉर्ड्स हैं ना वो टेनेंट्स की डेस्परेशन में अलग अलग तरीके के ऑफर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई 1 महीने का रेंट माफ़ कर रहा है, कोई 2 महीने का रेंट माफ़ कर रहा है, कोई टीवी फ्री में दे रहा है, कोई बेड फ्रेम फ्री में दे रहा है, या फिर कोई गिफ्ट कार्ड दे रहा है, कोई $500 का कैशबैक दे रहा है। भाई साहब घरों के बाहर 20-25 ताले लगे हुए हैं। आप सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देखो तो रेंटल मार्केट का बहुत बुरा हाल हो रखा है जस्ट बिकॉज कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। और उसकी वजह से वही जो लैंडलॉर्ड्स हैं अपनी मॉर्गेज पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, रेंट पे देना था स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं तो अब मॉर्गेज कहाँ से पे करेंगे। तो ये भी सिनेरियो हो रखा है। अब यार सारे नंबर्स को देख के या फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की फाइनेंशियल हालत को देख के या फिर कनाडा की इकॉनमी को इन जनरल देख के ये तो एविडेंट है कि भी जो यहाँ की इकॉनमी है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर सिग्निफिकेंटली डिपेंड करती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट्स को इतना क्यों कोसा जाता है, इमिग्रेंट्स को इतना क्यों कोसा जाता है, क्यों बोला जाता है कि भी यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, इन्हीं की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाउसिंग मार्केट ले लो, पब्लिक सर्विसेज ले लो या फिर हेल्थ केयर ले लो, सारी की सारी प्रॉब्लम इमिग्रेंट्स हैं। अगर वो चले जाएं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा क्यों बोला जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है मेरा ओपिनियन, मेरा पर्सपेक्टिव। मेरे हिसाब से जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना वो सदियों पुरानी दुनिया के अंदर चल रही है और वो काफ़ी इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम करती है। तो अगर किसी लीडर को ये दिखाना है कि भैया मैं हीरो हूँ, मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, जो भी कनाडा के अंदर चल रही है, पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ केयर, हाउसिंग मार्केट, इकोनॉमी, जहाँ भी प्रॉब्लम है वो सारी मैं सॉल्व कर दूंगा, मेरे को सब पता है, आई एम द हीरो। अब जब हीरो होता है तो कोई ना कोई विलन तो होना चाहिए ना, तो विलन बना देते हैं इमिग्रेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि भैया इस विलन को मैं डिफीट करूंगा, इमिग्रेंट्स को मैं बाहर निकालूंगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं बाहर निकालूंगा या फिर उनका आना कम करूंगा, विलन डिफीट कर दूंगा और मैं हीरो बन जाऊंगा। और जब मैं हीरो बन जाऊंगा तो मेरे को बहुत सारे वोट्स वगैरह मिलेंगे और इवेंचुअली प्रॉबली मैं या तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा या फिर जो मैं बनना चाहता हूँ वो बन जाऊंगा। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक ग्रुप को विलन दिखा दो कि भैया इस ग्रुप की वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस पर्टिकुलर देश
देश के अंदर, और जो दूसरा ग्रुप है जिसको आप रिझाना चाहते हो या फिर जिससे आप वोट चाहते हो, जिसको खुश करना चाहते हो, उस ग्रुप को पहले वाले ग्रुप के अगेंस्ट भड़का दो, हेट क्रिएट कर दो, प्रोपेगेंडा वगैरह चला दो। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ईजी है प्रोपेगेंडा चलाना कि भैया यही हैं, इनकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये बहुत सारे देशों में बहुत साल पहले भी हो रखा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े वॉर हो गए। आज के टाइम पे भी कितने सारे देशों में यही चल रहा है कि भाई ये कम्युनिटी ये खतरे में है, वो खतरे में है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट भड़का दो। वही सेम एग्जैक्ट चीज़ कनाडा के अंदर चल रही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वो रिलीजन बेस्ड नहीं है, लेकिन ये जहाँ से हम आते हैं उसके बेसिस पे या फिर हमारा जो स्किन कलर है उसके बेसिस पे है कि भाई ये जो ब्राउन स्किन वाले हैं ना, ये ऐसे लोग हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार जो सिविक सेंस का शोर सोशल मीडिया के ऊपर मचा हुआ है या फिर इमिग्रेशन सिस्टम या फिर किसी और सिस्टम में लूप होल्स निकाल के उसको अब्यूज़ करना है, फिर फ्रॉड्स वगैरह करना, वो एग्जिस्ट नहीं करता। डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। 1 से 2% आउट ऑफ ऑल द इमिग्रेंट्स ऐसे कुछ गलत काम, गंदे काम करते हैं, लेकिन हर एक प्रॉब्लम के लिए इमिग्रेंट्स को ब्लेम करना, इन चीज़ों का बहाना बना के मेरे हिसाब से सही चीज़ नहीं है। कोई भी मानने को रेडी नहीं है कि भाई कनाडा के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स है ना, वो लैक ऑफ इनोवेशन और मिसमैनेजमेंट की वजह से है। अगर मैं इनोवेशन की बात करूं तो उसके नाम पे तो यहाँ कनाडा के अंदर कुछ भी नहीं होता। एक शॉपिफाई है, एक ब्लैकबेरी है, उसमें से भी ब्लैकबेरी की हालत खस्ता हो रखी है। पड़ोसी देश देख लो, वहाँ पे 500,000 कंपनियां खुली हुई हैं, टेक के नाम पे पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, और कनाडा की हालत देख लो। यहाँ की जो इकॉनमी है सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन और एल्बर्टा की जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है। बस इसके अलावा और कुछ खास नहीं होता है। किसी इंडस्ट्री में कोई खास चीज़ नहीं होती है, कोई ढंग की मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और साथ के साथ जो दूसरे सिस्टम्स बने हुए हैं जैसे कि इमिग्रेशन सिस्टम हो गया, फिर हाउसिंग मार्केट हो गई, उनके अंदर इतने सारे लूप होल्स हैं, सिस्टम्स को, प्रोग्राम्स को इतना ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें एकदम कोलैप्स हो रखी हैं। और जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसके अंदर भाई साहब कोई है ही नहीं काम करने के लिए। और अगर इमिग्रेंट्स को बुलाओ, डॉक्टर्स नर्सिस को बाहर से बुलाओ, तो लोग यहाँ पे चिल्लाना कर देते हैं। जो जीनोफोबिया फैलाया जा रहा है उसकी वजह से भाई साहब लोग चीखना शुरू कर देते हैं कि बाहर से लोगों को बुला रहे हो। आज के टाइम पे कनाडा के अंदर जो हेट्रेड है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, जो जीनोफोबिया इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इमिग्रेंट्स को ब्लेम किया जाता है। अगर किसी घर में आग लग गई है तो इमिग्रेंट्स की गलती होगी, रोड पे अगर कोई गाड़ी खराब हो गई है तो इमिग्रेंट्स की गलती होगी, पिज्ज़ा घर पे ठंडा हो गया तो इमिग्रेंट्स की गलती होगी, घर पे टॉयलेट फ्लश नहीं हो रहा तो इमिग्रेंट्स की गलती होगी, अगर आपको फीवर हो गया तो किसी इमिग्रेंट की वजह से हुआ है। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, इतना ज़्यादा हेट फैला दिया गया है सोशल मीडिया की वजह से और प्रोपेगेंडा की वजह से। और ये भी ऐड करना चाहूँगा कि पिछले 2-3 सालों में कनाडा के अंदर पर्टिकुलरली कोविड के बाद जो क्वालिटी ऑफ इमिग्रेंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुई है। बहुत सारे लोग अपनी होम कंट्री से जस्ट एस्केप करना चाहते हैं। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कहाँ से एस्केप करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी हालत और ज़्यादा खस्ता हो रखी है। जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। इसकी वजह से हर कोई बंदा वहाँ से एस्केप करके वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे जाना चाहता है ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो सके, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हुई है। तो जो इनोवेशन माइंडसेट है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। इनफैक्ट मैंने कभी भी ऑपोजिशन लीडर को उनकी स्पीचेस में कोई सॉलिड सोल्यूशन देते हुए नहीं देखा। हमेशा वो लिबरल्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या फिर न्यू कमर्स को, इमिग्रेंट्स को ब्लेम कर रहे होते हैं हर एक क्राइसिस के लिए। रेंट्स, जॉब्स, हॉस्पिटल्स, वाईफाई स्लो है, फ्लश नहीं हो रहा, दरवाज़ा टूट गया, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, सब चीज़ों का जो कारण है वो या तो इमिग्रेंट्स हैं या फिर न्यू कमर्स हैं। हर वक्त यही चलता रहता है कि इमिग्रेशन बढ़ गया है तो सिस्टम टूट गया है। इसी का राग अलापते रहते हैं। Radical, uncontrolled immigration are partly to blame for joblessness, housing and healthcare crises. और मेरे पर्सनल ओपिनियन में आज के टाइम पे कनाडा के अंदर सारी चीज़ें ठीक करने के लिए एक रैशनल, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है जो हेट्रेड और पॉलिटिकल बेनिफिट्स को पीछे छोड़ के सिर्फ इकोनॉमी को ग्रो करने के टुवर्ड्स काम करेगा। वो लीडर कौन हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या स्टूडेंट्स को एक्चुअल में स्पेस गोड बनाया जा रहा है, आपके क्या विचार हैं, अपना सारा पर्सपेक्टिव कमेंट करके ज़रूर बताना। एक डिस्कशन में स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं अपना पॉइंट रख दूँ कि भाई यही ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो अपना ओपिनियन ज़रूर बताना ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और हाँ, अगर आप कनाडा के अंदर गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये राइट वाली वीडियो चेकआउट करो, इट विल बी वेरी यूजफुल। या फिर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, मैं कौन से स्टॉक्स और ईटीएफ्स खरीदता हूँ, वो जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड बताइए सबको की बात लें।